और बायोलॉजी में आपके सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है क्या? वो चाहिए इन अक्षरों को देखने के लिए। मेरे को चश्मा के बावजूद नहीं दिख रहा है। तो या तो हो सकता है मेरे नंबर वापस से आ गए हैं। आपका भी नहीं दिख रहा? इसमें फॉन्ट थोड़े बड़े करवाओ इनको बोलकर, है ना? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, है ना? हाँ। तो लास्ट में अपने खनिज नीतियां। तो अपने वाली पीपीटी नहीं लगी है ना? तो अपने ऑफिस अस्त व्यस्त हो गया, तो अपने वाली पीपीटी आ नहीं पाई आज। जो कंटेंट वाला है वो ऑफिस शिफ्ट हो रहा है अपना। यहीं पे पास में मेट्रो स्टेशन के राइट में। स्टूडियो वाला जो था ना, जहाँ स्टूडियो था अपना। तो इसमें जो मिनरल्स पॉलिसी है, 3 थीम थी जिसमें अपने वो 2 को कवर करना है। क्योंकि जो मार्बल और ग्रेनाइट उसमें तो ये याद रखना है। बाकी खनिज नीति वाला जो पार्ट है, मिनरल्स पॉलिसी वाला, जिसमें सबसे फर्स्ट वाली मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, एक तो 1978 और एक लेटेस्ट वाली जो 9 दिसंबर 2024 राइजिंग राजस्थान वाला जो टाइम पीरियड है वो है। तो खनिज नीति में जो नवीनतम है, जो लास्ट वाली जो आपने लिख रखी है, उसी के जस्ट नीचे जो लिखा हुआ ना यहाँ पे 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 2024, ये वाली। इसमें एक तो लिखेगा इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद में इन्होंने पॉलिसी में क्या क्या टारगेट या लक्ष्य रखे। तो ऑब्जेक्टिव में तो कल इसमें 2-3 जो आदर्शवादी बातें बताई थी वो लिखनी है इसमें। उद्देश्य में लिखिए तकनीकी एवं संधारणीय संसाधन संसाधन प्रबंधन, तकनीकी और संधारणीय संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन को गति प्रदान कर राजस्थान राज्य को देश के खनन क्षेत्र में अव्वल राज्य के रूप में स्थापित करना। अव्वल राज्य के रूप में स्थापित करना। तो ये तो हमारा टारगेट है कि राजस्थान को एक खनन क्षेत्र में देश के अव्वल राज्य में स्थापित करने के रूप में। लेकिन इसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पीछे हमें आर्थिक वृद्धि और रोजगार को सर्जित करना पड़ेगा। और इनको किसके माध्यम से सर्जित करेंगे? तकनीक के माध्यम से, और एक सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट के द्वारा। यानी तकनीकी और संधारणीय जो संसाधन है उनके प्रबंधन के माध्यम से हम ऐसा करेंगे। तो उसमें हिंदी वाले पार्ट में ये लिख लीजिए इसमें। टू मेक राजस्थान टू मेक राजस्थान स्टेट ए लीडर स्टेट टू मेक राजस्थान ए लीडर स्टेट इन इंडियाज मिनरल सेक्टर।
in India's mineral sector by driving economic growth, creating employment, creating employment through technology, and sustainable resource management. तो इसमें भी वही है कि राजस्थान को एक लीडर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश करना है इंडिया के मिनरल सेक्टर में, जिसमें ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो अर्थव्यवस्था है उसको, और एक क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था को रोजगार को गति प्रदान करके हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके अंदर मुख्यतः सहायता किसके लेंगे हम, तकनीकी और जो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी, यानी संधारणीय जो संसाधन प्रबंधन, यानी इस प्रकार ये रिसोर्सेज का यूज करेंगे जिनका यूज हम आज भी कर सकते हैं और आने वाले टाइम पीरियड में भी जो संसाधन समाप्त नहीं हो, उनके माध्यम से इस प्रकार से हम इस सेक्टर को और इंडिया के एक मिनरल सेक्टर को और इंडिया के अंदर राजस्थान को एक लीडर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश करना है। तो इसमें बातें वही हैं आदर्शवादी, क्योंकि हम राजस्थान की नीति की बात कर रहे हैं। एमपी अपनी पॉलिसी बताए बनाएगा, एमपी भी उसमें यही बात करेगा, महाराष्ट्र भी उसमें यही बात करेगा। तो इसका मीनिंग अवल या पीक पॉइंट पे तो एक ही रह सकता है ना अपने। तो हम अपने राज्य को बनाने की बात करेंगे इसमें, और ये इसके माध्यम से हो सकता है कि अगर हम खनिजों के माध्यम से हमारी जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ा लें और उस सेक्टर में हम रोजगार को बढ़ा दें, तो हो सकता है कि उस सेक्टर में हम एक अव्वल राज्य के रूप में यानी एक लीडर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश्ड हो जाए। तो इसमें क्या क्या फैक्ट लिखना है, लाइनें आपकी चेंज हो सकती हैं लेकिन थीम चेंज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इसमें जो पहली लाइन है वो आपकी लास्ट में आ जाए या फर्स्ट में आ जाए, लेकिन थीम आपकी एज इट इज वही रहनी चाहिए कि राजस्थान को एक अव्वल राज्य है, तो ये तो बना दोगे आप थीम, लेकिन वो किस माध्यम से, आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करके और रोजगार देके, और उसमें सहायता किसकी लेनी है, तकनीकी और जो संधारणीय विकास या सतत पोषणीय जो संसाधन है उनका यूज करके उनके प्रबंधन के माध्यम से। अब इसमें इन्होंने टारगेट या लक्ष्य क्या रखे, ये तो उद्देश्य है इस नीति का। तो अब नेक्स्ट में इसी में लिखेगा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य बाद में नेक्स्ट लिखो, टारगेट, उद्देश्य क्या है, सॉरी लक्ष्य क्या है इसमें। इसमें एक तरफ तो लिख दो प्रेजेंट स्टेटस, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जो टारगेट या लक्ष्य रखे हैं उसमें गवर्नमेंट ने कुछ अपने प्रेजेंट स्टेटस पे बताएंगे, वर्तमान स्थिति है। और फिर इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड टारगेट 2029-30 इसके लक्ष्य रखे हैं। तो इसमें टारगेट बाई 2029 और 30, और नेक्स्ट है टारगेट बाई 2046-47, 2046-47 तक लक्ष्य। तो ऐसे फैक्चुअली लिखोगे जल्दी याद होंगे, लाइंस में लिखोगे धीरे याद होंगे। एग्जाम में चाहे उसको पूरी लाइन को मर्ज करके लिख देना।
तो भी खनन क्षेत्र जो है यानी जहाँ से मिनरल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो माइनिंग रीजन है राजस्थान में वर्तमान में, माइनिंग एरिया वर्तमान में कितना है? 0.68%। 2029-30 तक इसको बढ़ा के कितना करना है? 1%। और 2046-47 तक बढ़ा के 2%। तो ये वहां एक लाइन के रूप में भी लिख सकते हो कि वर्तमान खनन क्षेत्र राजस्थान का 0.26% and to increase by 2029-30 1% and target by 2046-47 2%। कि वर्तमान खनन क्षेत्र 0.68 है, जिसे 29-30 तक 1% एवं 46-47 तक बढ़ाकर 2% करना है। इस बार ये करंट वाले पार्ट में था। ज्योग्राफी का सिलेबस तो फरवरी से पहले हो गया, तो दिसंबर में जो पॉलिसी आई थी 2-3 महीने पहले ही हो गया था। तो उसमें 9 पॉलिसी जारी की गई थी, उन 9 पॉलिसी में एक खनन नीति भी थी। और इसके कुछ ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिए थे। हालांकि क्वेश्चन तो बस सब्जेक्टिव टाइप भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, लेकिन सब्जेक्टिव मेंस में नहीं पूछा। मेंस में ऊर्जा वाला पूछा इन्होंने। इसी दिन सेम अपनी नई ऊर्जा नीति भी आई थी, जिसको हमने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के नाम से, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के नाम से, क्योंकि उसमें वो ऊर्जाएं शामिल की गई जो कि इको फ्रेंडली एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। इन 3 ऊर्जा के लक्ष्य हैं जिनको एक साथ मिला दिया गया, इस कारण इसको बोला गया इंटीग्रेटेड। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इस कारण बोला गया क्लीन एनर्जी। तो ये राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के नाम से थी, जो मेंस में पूछी गई है। तो उन्हीं 9 नीतियों में से अभी गवर्नमेंट, जब तक सरकार की कोई बड़ी नीति जारी नहीं होती, तो उन 9 नीतियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन अपने जो प्रेजेंट में एग्जाम लगने वाले हैं या हो चुके जो एग्जाम है, उनमें वो पॉलिसीज कंटिन्यूस पूछी जा रही। तो उनमें से एक पॉलिसी ये भी थी। खनन क्षेत्र के बाद में इसमें प्रोड्यूस्ड मिनरल्स, उत्पादित खनिजों की संख्या, कि ये तो हमारा खनन क्षेत्र है, अब इसमें उत्पादित खनिज कितने हैं? तो प्रोड्यूस्ड मिनरल्स वर्तमान में आपको लिखवाएं, ये तो पहले भी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, 58। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नो टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं। और यहाँ पे 2046-47 के लिए 70 मिनरल्स, 70 खनिज लक्ष्य रखे गए। तो इसका मीनिंग है वर्तमान में खनिज उत्पादन 58, जो कि 2046-47 तक बढ़ाकर कहाँ तक करना है? 70 तक। प्रोड्यूस्ड मिनरल्स 58, उत्पादित खनिज 58 है, जो 2046 तक टारगेट बढ़ा के 70 तक ले जाना है। वर्तमान में जो खनिज उत्पादित हो रहे हैं, जीडीपी में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, राज्य की जो सकल घरेलू आय है, यानी जो 100% इनकम अलग अलग सोर्स से राज्य को प्राप्त होती है, उनमें से मिनरल सेक्टर में से कितनी आय आ रही है? 3.4%, प्रेजेंट की डेटा के अकॉर्डिंग ये। जबकि 2029-30 तक इसको बढ़ा के 5% तक करना है, और 2046 तक इसको बढ़ा के 8% तक करना है। नई पॉलिसी बना सकती है, बीच में किसी भी नीतियों को बीच में कभी भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, नीति में लिखा हुआ ये रहता है कि जब तक कोई नई नीति जारी नहीं हो तब तक, या फिर ये इस समय तक, यानी एक टारगेट भी देने लग गया आजकल। तो इसमें दे रखा है ना शॉर्ट टाइम टारगेट 2029-30 तक, और लॉन्ग टाइम पीरियड के जो टारगेट्स हैं 2046 और 47। तो इसमें पूछे जाएं कि जो अल्पकालिक लक्ष्य हैं वो किस समय तक के रखे हैं, तो आंसर रहेगा 2029-30। दीर्घकालिक लक्ष्य कब तक के रखे हुए हैं? 2046-47। 2 तरीके के टारगेट है इसमें।
जैसे एमसेंड पॉलिसी है तो एमसेंड पॉलिसी में टारगेट है 31 मार्च 2029 तक के, यानी उसको अगले 5 साल तक के लिए लागू किया है सिर्फ। सही कथन को चुनेंगे इसमें। मिट्टी को लेके क्वेश्चन है, देखते हैं इसको फिर। अब जो जीडीपी है, वो जीडीपी में एक योगदान है खनिजों का, और जिससे राजस्थान को एक रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इस जीडीपी के थ्रू अपने को एक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो खनन राजस्व है अपना, जो माइनिंग रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लगभग 7491 करोड़ रुपए। खनन राजस्व है, जिसको सरकार करी है 2029-30 तक 3 गुना करना है। इसको 3 फोल्ड करना, और 2046-47 तक ये वाला जो है, यहाँ तक इसको 1 लाख करोड़ रुपए तक लेकर आना है, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। एंड जो लगभग 7-8 हज़ार करोड़ है, उसको लगभग 1 लाख यानी 12-13 गुना अधिक बढ़ाना है। कल बात कर रहे थे इस पे अपन कि इतना गुना तो हम प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा रहे, तो इनकम कैसे बढ़ेगी। तो इसमें माइनिंग रेवेन्यू है 7491 करोड़। तो डेटा एग्जाम में इस प्रकार की डेटा जनरली याद नहीं रहते हैं, तो नहीं रहते हैं तो लाइन के रूप में लिखना है कि वर्तमान राजस्व को और 29-30 तक 3 गुना करना है, जबकि 2046-47 तक 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये डेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिसी में भी नहीं लिखा हुआ। ये जब हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं तब ये डेटा जाके मिलता है कि राजस्थान का प्रेजेंट जो जीडीपी है उसमें रेवेन्यू इतना कलेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने रेवेन्यू का भी एक पॉइंट डाला है, तो रेवेन्यू में इन्होंने ये लिखा कि 3 गुना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और इसमें जो दीर्घकालिक लक्ष्य वो 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार। पचास लाख या 1 करोड़। तो इसमें रहेगा टू क्रिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 50 लाख by 2029-30 and 1 crore by 2046-47। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जन जो है, हिंदी में आगे रोजगार सृजन और लिख देना। इन रोजगारों को सर्जित किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा उनको। तो टू क्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग कल बताया था मैंने आपको कि जो खनन क्षेत्र में काम कर रहा है वो भी, और उसके बाद में उसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर या उत्पाद बना रहा है वो भी, और फिर उस उत्पाद को जो बेच रहा है, प्रोडक्ट को जो बेच रहा है वो भी। तो इसका मीनिंग है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब व्यक्तियों की अगर काउंटिंग देखें तो 50 लाख, और 2046-47 तक उसका भी डबल कर लेना, यानी लगभग 1 करोड़ तक करना है। तो ये इनके टारगेट्स हैं। इतने 5 पॉइंट हो गए। लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा,
नए खनन क्षेत्रों में निजी सहभागिता को बढ़ाना। तो इसमें एनहेंसिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन, enhancing private participation in exploration of new mining region। नए खनन क्षेत्रों के लिए, इसका मीनिंग अभी तक जो खनन क्षेत्रों को खोजने का जो काम है वो सिर्फ जीएसआई का ही है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करता है। तो इसका मीनिंग जब तक हम खनिजों के खनन को, सॉरी, खनिजों के जो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उनको खोजेंगे नहीं, तब तक उनके प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ती। तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके पास और भी बेहतरीन उपकरण हैं। जैसे किसी कंपनी को हम लीज पे देते हैं, तो लीज पे देने से पहले वो अपने खुद के सर्वे भी, कुछ प्राइवेट संस्थान हैं जो लीज पे लेने के बाद खुद का अपना एक रफली सर्वे भी करते हैं कि वास्तव में इतने भंडारण है या नहीं है। क्योंकि शुरुआती दौर में तो माइंस को अपन वापस लौटा सकते हैं गवर्नमेंट को कि आपने जो डेटा बताए थे वो हमारे इक्विपमेंट्स में इतने डेटा नहीं आ रहे, तो उनके पास और बेटर मशीनरीज है। तो हम ऐसा निजी क्षेत्र के जो पार्टिसिपेशन को बढ़ाकर, सहयोग को बढ़ाकर खनन क्षेत्र को और अधिक ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अच्छे भंडारों का पता नहीं लगा पाएंगे तो तब तक हमारे बड़ी माइंस को स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। और उसके लिए हमें निजी सहभागिता को यूज में, या मुख्यतः इनके द्वारा सर्वे करवाने पड़ेंगे। खनन क्षेत्र है वो तो हम लीज पे ही देते हैं, मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर उनको ही देते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो वो सीमित हैं, कम है। तो उत्पादन में तो है, लेकिन नए खनिजों के खनन क्षेत्रों को खोजने में या उनको एक्सप्लोर करने में उनका योगदान जनरली कम रहता है। तो नए खनन क्षेत्रों में निजी सहभागिता को बढ़ाना है, या खोजने में भी लिख सकते हो। इन एक्सप्लोरेशन का मीनिंग है खोजना या उन खनिजों के लिए। तो ये 5-6 पॉइंट इसमें लिखना है, यानी जो नई खनिज नीति लिखे वहां उसका एक ब्रैकेट में लिख देना 50 वर्ड्स। तो ये लगभग 7-8 लाइनों के लाइक की आंसर है अपना। अब इसके बाद में इसके साथ एक पॉलिसी और थी आगे, जो मिनरल्स पॉलिसीज अपने लिखे हुए थे 1978 से लेके 2024 तक के। इसके जस्ट आगे एक पॉलिसी थी अपनी एम सैंड पॉलिसी। ये हेडिंग में लीजिए, एम सैंड नीति या एम सैंड पॉलिसीज लिख दो, नीतियां, क्योंकि दो आ चुके हैं ये भी। एम सैंड पॉलिसीज। एम सैंड पॉलिसी फर्स्ट एम सैंड 2020 के नाम से रिलीज ऑन 25 जनवरी 2021। इसका मीनिंग इसके जो नॉर्म्स हैं वो कोरोना टाइम पीरियड में बने थे। तो पॉलिसी का नाम इन्होंने एमसेंड 2020 ही रखा, यानी एमसेंड नीति 2020, जबकि जारी कब हुई? 2021 में।
तो ये खास बात थी कि एमसेंड पॉलिसी 2020 को कब जारी किया गया? 2021 जनवरी 2021 में जारी किया, 26 जनवरी से जस्ट पहले थे। और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो अब नई मिनरल्स पॉलिसी ये देनी है, तो ये सेकंड वाली है, सेकंड एमसेंड पॉलिसी। तो इसमें ऐसा कोई ईयर का टाइटल नहीं यूज हुआ जैसे यहाँ हुआ है। एमसेंड पॉलिसी रिलीज्ड ऑन 9 दिसंबर 2024। तो इसमें सीक्वेंस में दोनों ही लिख दो ये। एमसेंड 2020 जारी 25 जनवरी 2021। तो पहले 21 की और दूसरी पॉलिसी 24 की। तो कोई भी पॉलिसी होती है तो सबसे पहले तो उसकी डेट बता दीजिए, जो भी पूछिए आपसे। एम सेंड कौन सी पूछिए, 20 वाली पूछिए तो 21 में, न्यू पूछिए तो एम सेंड पॉलिसी 2024 में। फिर मीनिंग ऑफ एम सेंड का मीनिंग क्या है वो बताना है। डेट बताने के बाद इसी एम सेंड में ही हेडिंग डालो नेक्स्ट। मेन हेडिंग तो ये चल रही है, उसी के अंदर एक पार्ट है एम सेंड का अर्थ, मीनिंग ऑफ एम सेंड। एम सेंड इज मैन्युफैक्चर्ड सेंड। एम सेंड कृत्रिम या बनाई गई बजरी होती है, बनाई गई या तैयार की गई बजरी होती है। एम सैंड इज मैन्युफैक्चर्ड सैंड। एम सैंड बनाई गई या तैयार की गई बजरी होती है। एम सैंड इज मैन्युफैक्चर्ड सैंड। एम सैंड कृत्रिम या बनाई गई बजरी होती है। जिसका निर्माण जिसका निर्माण पत्थरों या जिसका निर्माण खनिजों को पीस कर किया जाता है। खनिजों के ब्रैकेट में पत्थर लिख सकते हैं। इसका मीनिंग कौन से खनिज यूज किए जाते हैं? स्टोन मिनरल्स। जिसका निर्माण खनिजों ब्रैकेट में पत्थरों को पीस कर किया जाता है। पीस कर किया जाता है। तो एम सैंड इज मैन्युफैक्चर्ड सैंड which is formed by cursing, which is which is formed by cursing of stone minerals या cursing of minerals। मिनरल्स के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टोन। अब इसके अंदर इसका एक स्टैंडर्ड या मानक भी बताया हुआ है, वो शायद कोई रजिस्टर्ड है इसका 383/2016 कि इस मानक के अकॉर्डिंग, यानी कोई इसका रजिस्टर्ड मानक या स्टैंडर्ड है आईएस कोड स्टैंडर्ड या मानक 383/2016 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप पत्थर को किसी भी साइज में पीस दो वो एम सैंड होगा। तो उसमें उसके पार्टिकल्स जो एमएम में तय होते हैं, तो उस एमएम के साइज के अकॉर्डिंग उसका फिक्स होता है कि उस साइज में या उन पार्टिकल्स के अंडर अकॉर्डिंग होगी, वो एम सैंड के डेफिनेशन के तहत होगी। बहुत ज़्यादा बारीक कर दोगे आप तो वो किस पार्टिकल्स में आ जाएगी फिर? क्ले पार्टिकल में। इससे थोड़ा मोटा रहेगा तो वो सिल्ट में,
और उसके ऊपर एक निश्चित साइज होती है, उस साइज को हम किस में काउंट करते हैं, सैंड पार्टिकल्स। तो उस साइज के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए, और उसके नॉर्म्स इस आईएस कोड स्टैंडर्ड में तय है 383/2016। ये शायद गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन या कोई पत्रावली है, उसके अंदर ये इसके नॉर्म्स लिखे हुए हैं 383/2016। ये हो सकता है ईयर लग रहा है, और ये शायद उसका कुछ कोड या क्रमांक नंबर है 383/2016। जैसे खनन विभाग की नियमावली होती है ना, अलग अलग, पॉइंट नंबर 1 नियम ये है, पॉइंट नंबर 2 नियम ये है। तो हो सकता है उसमें ये कोई नियमावली हो सकती है 383, या कोई पत्रावली हो सकती है, कोई पत्र व्यवहार होता है ना, उस पर क्रम लगता है, क्रम के साथ उनके ईयर लगते हैं। जैसे कई कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं तो उसके ऊपर एक तो नंबर सीरीज होती है, और उसके आगे उसका ईयर मेंशन होता है। तो उसी तरीके से है शायद ये कुछ। तो ये इनकी डेफिनेशन के साथ लिखते हैं कि ये किसके मानक या आईएस कोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आईएस कोड 383/2016 के मानक के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें एक लाइन लास्ट में ये भी लिख सकते हो, इसका मानक आईएस कोड 383/2016। इट्स स्टैंडर्ड आईएस कोड 383/2016। तो ये अलग से याद रखो, बाई चांस से अलग से पूछ लिया जाए तो डेफिनेशन में ये मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डेफिनेशन तो आपकी जो ऊपर वाला जो पार्ट है वही, कि एमसेंड क्या है, तो एमसेंड कृत्रिम बजरी है। कैसे बनाई जाती है, पत्थरों को पीस कर बनाई जाती है, या खनिजों को पीस कर बनाई जाती है। खनिज कौन से, स्टोन। तो वो सोने को तो पीस के नहीं बनाई जाएगी। इसका मीनिंग है मेटल्स नहीं, इसमें नॉन मेटल्स स्टोन का यूज होता है। अब स्टोन का मीनिंग ये है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पत्थर वाली जो माइंस होती हैं, जैसे पहाड़ी से पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी ले जाने वाला है वो एक स्टैंडर्ड साइज लेके जाता है जो बिकने के अंदर उसके लिए ठीक हो। तो जिस व्यक्ति के पास में माइंस है और कोई वहां से भारी मात्रा में पत्थर लेके जाता है, तो ये तो हो गया होलसेल विक्रेता, और ये हो गया रिटेलर, अपनी दुकानों पे ले जाके बेचेंगे। लेकिन यहाँ से बिकेगा वही जो ज्यादा बढ़िया होगा, तो वो यहाँ से ऑलरेडी वो छांट के लाते हैं कि बढ़िया क्वालिटी वाला है वो दे दो। हालांकि कुछ हैं जो लो क्वालिटी का भी बेचते हैं, वो अपने यहाँ ले जाएंगे इनको। लेकिन उसके बाद में भी कुछ वेस्टेज रहेगा, कचरा बिल्कुल जिसको कोई नहीं ले जाना चाहता, तो उसको ये उस मशीन में डालेंगे जो पीसती है, यानी कर्सिंग वाली मशीन, और पीस के उसको बारीक डस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गई एम सैंड। और गवर्नमेंट ये चाहती थी ये जो माइंस, जिनके पास स्टोन वाली जो माइंस हैं, ये दोनों ही काम कर रहे हैं, इनको अधिकार सिर्फ इसका पत्थर निकालने का अधिकार है इसको, जबकि इस इंडस्ट्री चलाने का अधिकार, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्रीज मान ही नहीं रखा था। ये एम सैंड का काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, यानी कृत्रिम बजरी बना रहे हैं, जिसको जनरली अपन बोलने को डस्ट भी बोल देते हैं ना, पत्थर की डस्ट, पत्थर वाला बुरादा या कचरा। तो स्टैंडर्ड नाम इसका ये, इंडस्ट्रियल नेम एम सैंड बोलते हैं इसको, घरेलू तौर पे इसको डस्ट या रेत भी बोल देते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को नुकसान ये था कि इससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एमसेंड इंडस्ट्रीज ही नहीं है उनकी नज़र में। कुछ राज्यों ने क्या किया, इस एमसेंड को इंडस्ट्रीज में डाला। अब जो ये काम कर रहे थे और जो ये बना रहे थे, तो उनको गवर्नमेंट, अदर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए लाइसेंस लीजिए आप, अगर ये काम आप कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे लाइसेंस लेना स्टार्ट किया। तो लाइसेंस की भी एक निश्चित कीमत रखी गई, 5,000 10,000 जो भी XYZ कीमत रखी इन्होंने। अब वो लाइसेंस लेके जो व्यक्ति गया है, ये तय है कि वो ये काम कर रहा है, तभी लाइसेंस लिया उसने। तो इसका मीनिंग साल भर उसको इनकम कितनी हुई, वो इनकम भी इंडिकेट करनी पड़ेगी अपने जो टैक्स जमा करवाता है उसमें। तो इनकम इसमें करोड़ों में होती है। तो इनकम इससे जनरेट हो रही है, तो इसका मीनिंग उस इनकम के ऊपर भी उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। एक लाइसेंस लेके गया तो लाइसेंस भी गवर्नमेंट इश्यू करती है, तो उसको रेवेन्यू गवर्नमेंट को यहाँ से भी जनरेट हो रहा है लाइसेंस अप्रूवल देने के लिए। और एक टैक्स इसकी इनकम प्राप्त होगी, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी लास्ट में। तो सरकार के दोहरे फायदे हो रहे हैं, लाइसेंस से इनकम प्राप्त हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और इनकी जो इनकम है उस इनकम से टैक्स प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्होंने इसको अब इंडस्ट्रीज कैटेगरी में डाल दिया 2021 से।
जो पहली पॉलिसी आई उसके साथ। बाकी अपनी एम्स एंड ये तो पिछले 20-25 सालों से बन रही है अपने, भाई अभी से बनना थोड़ी ना स्टार्ट हुई। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम अपने खनन क्षेत्र के रेवेन्यू को बढ़ाएं। रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएं? तो इसके छोटे मोटे रिलेवेंट टू जो काम हो रहे हैं उनको हम इंडस्ट्रीज में डाल देते हैं, और वो इंडस्ट्रीज में डल गए तो इसका मीनिंग है ये हजारों की संख्या में यूनिट बनी हुई है, तो एक साथ खनिज आधारित उद्योगों की संख्या खूब सारी बढ़ जाएगी। और खनिज आधारित उद्योगों की यानी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इन खनिज आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसका मीनिंग गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो और बेटर हो सकता है। तो साउथ के कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एमसेंट पॉलिसी पहले से बना रखी है, हमने पहली बार बनाई है। अब तो हालांकि दूसरी बार आ गई है अपनी भी। तो एमसेंट पॉलिसी तो ये सॉरी एमसेंट का मीनिंग तो ये होता है। अब इसकी जो पॉलिसी है 2021 वाली और 2024 वाली, कोई खास अंतर नहीं है। जो 21 में लक्ष्य थे वही एज इट इज 24 में। इसमें कोई एक दो फैक्ट ऐसा है जो एक्स्ट्रा यूज हुआ है। तो इसका मीनिंग जो 21 में जो हम ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य लिखते हैं एज इट इज वो इसमें लिखते हैं। जो एक दो फैक्ट वाला है वो इसमें बढ़ जाता है बस। तो इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, इसके उद्देश्य लिखिए। अभी तक हमने मीनिंग लिखा है सिर्फ, एम्स एंड मीनिंग क्या होता है। तो उद्देश्य एम्स एंड पॉलिसी 2024। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एम्स एंड पॉलिसी को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि जैसे अभी अपने मॉनसून सीजन चल रहा है, तो जिसको जो रिवर सैंड यानी नदी की बजरी निकालने का जो अधिकार होता है, जिसको हम कहते हैं ना ग्रेवल, ग्रेवल या बजरी। तो सामान्य अगर ग्रेवल या बजरी बोला जा रहा है या आर सैंड बोला जा रहा है या एन सैंड बोला जा रहा है, तो इसका मीनिंग वो नेचुरल सैंड है। नेचुरल सैंड जो नदियों में बनी होती है, जिसको रिवर सैंड भी कह सकते हैं, ग्रेवल भी कह सकते हैं। तो इस ग्रेवल के ऊपर अपने मानसून सीजन के ऊपर प्रतिबंध रहता है कि आप जिस टाइम राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव रहते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, उस समय आप खनन कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय करोगे तो अपने जो नाले हैं जो प्रवाहित हो रहे हैं, हो सकता है आप उसके तटबंध को तोड़ दो, तो किसी भी एरिया में फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो इस समय बिल्कुल प्रतिबंध रहता है बजरी के ऊपर प्रमुख नदियों के अंदर। ये नहीं होता कि सभी खाने बंद हैं, कुछ जो नदियां पुरानी हैं जो लगभग सूख चुके हैं, इनलैंड में आ चुके हैं, उनमें हो सकता है परमिशन हो। लेकिन जो प्रमुख और बड़े उत्पादन स्रोत हैं, जो मेन प्रोडक्शन रीजन है बनास, चंबल, माही, इनके खनन क्षेत्र पे इस टाइम प्रतिबंध होता है। तो इसका मीनिंग इस समय इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो चुका है, बंद हो चुका है बहुत सारी जगह। तो इसका मीनिंग है डिमांड बढ़ गई। तो ये डिमांड क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, अवैध तरीके से खनन करके फिर मार्केट में बेचते हैं। तो ये कहते हैं आप वो अवैध खनन है वो मत, उसको परचेज ही मत करो। क्योंकि जो इलीगल तरीके से ला रहे हैं वो कई जगह पैसे दे के आ रहे हैं, कुछ चौकियों पे पैसा दे रहा होगा, किसी पुलिस वाले को दे रहा होगा, दाएं बाएं दे रहा होगा, जो भी व्यक्ति ले रहे हैं उनसे पैसे। तो धीरे धीरे उसमें उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कीमत बढ़ जाएगी तो इसका मीनिंग है वो सस्ती नहीं मिलके महंगी मिलती है इसमें, और आसानी से भी नहीं मिलेगी। बाई चांस आपने गिरा ली और पड़ोसी ने शिकायत कर दी कि बनास वाली बजरी आई हुई है, तो आजकल उसके जो बिल्टी नंबर है वो दिखाने पड़ते हैं कि आपने किससे खरीदी। बजरी वाले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा है आजकल हाई कोर्ट ने। तो इसका मीनिंग है कि वो आसानी से भी नहीं मिल पा रही है अपने को, जबकि मैन्युफैक्चर्ड सैंड है ये आसानी से भी मिल पा रही है और सस्ती भी है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इसको लाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को बजरी का आसान और सस्ता विकल्प यानी जो इजी और कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट है वो उपलब्ध करवाना है। तो वो इसमें लिख दीजिए, बजरी का आसान एवं सस्ता विकल्प, एन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट ऑफ रिवर सैंड।
easy and cost effective alternate of रिवर सैंड या नेचुरल सैंड लिख दो चाहे, या डायरेक्ट ग्रेवल लिखोगे तो भी मीनिंग वही है। तो एन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट ऑफ रिवर सैंड, बजरी का आसान एवं सस्ता विकल्प। तो एक तो कहा कि इस उद्देश्य से हम एम सैंड को लेकर आए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो नदियां जहां से बहती हैं वहां से अगर रिवर सैंड को निकाल लिया जाए, नेचुरल जो सैंड होती है, नदी की बजरी को निकाल लिया जाए तो वहां से तटबंध टूट सकते हैं, नदियों का पानी उस एरिया में भर सकता है जहां से तटबंध या इसके किनारे को तोड़ा गया है। तो नदी का जो नेचुरल फ्लो है उस नेचुरल फ्लो को हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो इसके आगे वाली जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को वापस इंप्रूव करना है, ताकि लोग जब इस बजरी की डिमांड कम करेंगे, एमसेंड के ऊपर डिपेंड होते जाएंगे, तो इसका मीनिंग नदी का फ्लो एज इट इज बना रहेगा। तो इसका मीनिंग है पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, टू इम्प्रूव इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना। टू इम्प्रूव इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट है पर्यावरण को संरक्षित करना। क्योंकि जहाँ माइनिंग सेक्टर या माइनिंग बहुत ज्यादा होता है, खनन क्षेत्र यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज अधिक होती हैं, पानी प्रदूषित होता है। भाई कोई आता है जाता है, कोई नहाता है, कोई धोता है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ से नदियाँ धीरे धीरे पोल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पर्यावरण को धीरे धीरे उसको हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन, क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है नदियों के आसपास में। और जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज, इसका मीनिंग नेचुरल सैंड ही नहीं निकल रहे, तो एक्टिविटीज कम हो गई वहाँ। तो इसका मीनिंग है पर्यावरण को संरक्षित करना है। तो नेक्स्ट लिखो, पर्यावरण को संरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, पर्यावरण को संरक्षित करना। तो ये प्रदूषण वाले सेंस में लिया गया। ये इकोलॉजी वाली, यानी जो नदी बहती रहेगी तो प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड जो जीव हैं वो रहेंगे, फिर उन जीवों पे जो डिपेंड जीव हैं वो रहेंगे। तो इसका मीनिंग जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है वो ब्रेक नहीं होगा। इस नदी ने इधर जाना बंद कर दिया, बाई चांस तटबंध को तोड़ दिया, तो एक एरिया में तो फ्लड या बाढ़ आ गई, तो यहाँ पे नुकसान है। यहाँ से वेजिटेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, इस पे डिपेंड जो शाकाहारी जीव है वो समाप्त हो जाएंगे, फिर उन पे डिपेंड जो चेन आगे की है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका मीनिंग उससे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित हो रहा है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग सेंस में। फिर नेक्स्ट, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाना। तो इसमें लिखिए, टू इंक्रीज मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाना। क्योंकि अब कितनी सारी एमसेंड जो जो माइनिंग के साथ एमसेंड यूनिट जो चल रही थी, अब सारी इंडस्ट्रीज में आ गई। कहीं सब लोग वो लाइसेंस लेकर आ गए हैं, तो उस इसका मीनिंग उनको उद्योगों का दर्जा दिया गया है। तो उद्योगों का दर्जा दिया गया, तो एमसेंड इन्होंने कहा कि हमने इसलिए भी जारी की हैं ताकि खनिज आधारित जो उद्योग चल रहे हैं, लेकिन उद्योग का दर्जा जिनको प्राप्त नहीं है, तो उनको हम इंडस्ट्रीज में ला पाए। तो खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाना एवं
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर बढ़ाना या रोजगार के अवसर सृजित करना। एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट लोकल लेवल, एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर को बढ़ाना या सृजित करना। एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट लोकल लेवल, इसके आगे कंटिन्यू जोड़ देना। टू इंक्रीज मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट लोकल लेवल। एक इन्होंने कहा कि लगभग जो एमसेंड की जो आवश्यकता है, गवर्नमेंट तो ये मानती है कि जितना भी निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी चल रहा है, उसमें जो रिवर सैंड है उसकी सप्लाई गवर्नमेंट ने जितनी लीज दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग पर्याप्त नहीं है। कि गवर्नमेंट को खुद को पता है हमने जितनी लीज जारी कर रखे हैं उससे कहीं अधिक निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो निर्माण कार्य या तो इलीगल पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट ये मानने को तो तैयार नहीं है कि इलीगल तरीके से भी, वो कहते हैं कहीं कहीं होता है। अब ये नहीं पता जितना लीगल होता है उससे ज्यादा इलीगल जो माइनिंग है इसके अंदर, बजरी के अंदर, ये न्यूज़पेपर में आता है ना कई बार कि रेत का खेल, तो वैसे नेचुरल रेत ही है ये, नेचुरल सैंड। तो ये एम सैंड इन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य इसमें ये तो कम है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से सप्लाई की जा सके। तो फिर इनसे पूछा कि कितनी डिमांड है यहाँ की, तो ये बताते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट 70 मिलियन टन्स की डिमांड पर एनम। फिर इनसे पूछा कि आपका टारगेट क्या, आप कितने उत्पादित करते हो, तो इन्होंने कहा कि हम उत्पादित करते हैं लगभग 12 से 13, 12 से 13 मिलियन टन पर एनम, इतनी उत्पादित करते हैं। कि आप जैसे ये पॉलिसी आपकी 2029 तक की आप टारगेट बता रहे हो इसमें, तब तक इस टारगेट को कितना, तो ये करें जो डिमांड वर्तमान में उस डिमांड के अप्रोक्सीमेट हम 40% या 50% तक पहुंच जाएंगे। और वो डेटा इन्होंने बताया है 30 मिलियन टन्स पर एनम, यानी यहां तक पहुंचने का टारगेट। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष इस उत्पादन को कितने परसेंट बढ़ाएंगे, 20%। तो आज वर्तमान में ये उत्पादन है तो इसमें नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ गए, तो वो नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ के फिर वो बेस हो गया। फिर उस बेस में वापस 20% बढ़ना, फिर उस बेस में जो जो भी नया डेटा आएगा फिर उसमें 20% बढ़ना। तो इस तरीके से 20% बढ़ा के और 31 मार्च 2029 तक उस टारगेट को कहाँ तक पहुंचा देना, ये जो डिमांड है वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हमारा पहले जो टारगेट है वो ये है कि हम उसको 30 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचा देंगे। तो इसमें एक लक्ष्य रखा गया, कितनी एम सेंड बनाने का लक्ष्य है, 30 मिलियन टन पर एनम 2029 तक। और ये पूछें कि प्रतिवर्ष कितने परसेंट बढ़ाई जाएगी ग्रोथ, तो उसमें आंसर रहेगा 20%। तो दो तरीके के पॉइंट होंगे इसमें, एक तो कितने परसेंट ग्रोथ पर साल प्रतिवर्ष बढ़ाई जाएगी, और एक 2029 तक टोटल प्रोडक्शन कितना कर लिया जाएगा, 30 मिलियन टन पर एनम, प्रतिवर्ष तक इतना उत्पादन बढ़ा लिया जाएगा, जो कि अभी तक इतना भी नहीं है अपने। तो लास्ट पॉइंट इसी को लेकर, एमसैंड उत्पादन को प्रतिवर्ष 20% बढ़ाना। To increase production of M sand
by 20% per annum to increase production of M sand by 20% per annum. आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देना. (31 मार्च 2029 तक लक्ष्य. इसका मीनिंग है पॉलिसी इस डेट तक. इस बार आरएस प्रीलिम्स में इस पॉलिसी का स्टार्टिंग नहीं पूछ के लास्ट ईयर पूछा है कि एमसैंड नीति कब समाप्त होगी. 31 मार्च 2029. जनरली पॉलिसी में पूछा जाता है कि नीति कब स्टार्ट हुई. इसमें पूछा कि कब समाप्त होगी. तो इसमें दिया हुआ था ये 31 मार्च वाला. तो ये 31 मार्च 2029 तक लक्ष्य कितना रखा हुआ है. 30 मिलियन टन पर एनम या प्रति वर्ष. $30 मिलियन टन प्रति वर्ष. तो पर एनम इसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. टारगेटिंग टिल 31 मार्च 2039 30 मिलियन टन्स पर एनम. तो इसमें लक्ष्य को यहां तक ले जाना है. तो टारगेटिंग टिल 31 मार्च 2029 और आगे डैश करके क्या टारगेटिंग या क्या लक्ष्य रखा हुआ है वो लिख दीजिए. 30 मिलियन टन्स पर एनम प्रति वर्ष. तो इसमें परसेंटेज में डेटा पूछा जाए कि प्रति वर्ष कितने उत्पादन को एमसेंड को नई एमसेंड पॉलिसी के तहत बढ़ाया जाएगा. 20%. ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. और 2029-31 मार्च तक टोटल कितने मिलियन टन उत्पादन बढ़ा लिया जाएगा. तो अभी लगभग एक रफली डेटा बताया गया कि हम 12-13 के आसपास हैं, जिसको हम लगभग बढ़ा के कहाँ तक ले जाएंगे. 23 मिलियन. डिमांड बहुत ज्यादा है. डिमांड लगभग 70 मिलियन टन की प्रति वर्ष. जो सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर के जो कार्य होते हैं या जो टेंडर जारी होते हैं उसमें एमसेंड अनिवार्यता रखी गई है. कंपल्सन रखा गया है 25%. इसका मीनिंग गवर्नमेंट सेक्टर का टेंडर उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, उसी ठेकेदार को या उसी संस्थान को जारी किया जाएगा जो 25% एमसेंड अनिवार्यता के ऊपर सिग्नेचर करेंगे कि एमसेंड का 25% यूज वो करेंगे ही करेंगे. और मैक्सिमम यूज के लिए उनको बाउंड किया जाएगा 50%. अभी तक आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है मैक्सिमम वाली स्केल को हटा दिया जाए, क्योंकि एमसेंड से भी बेटर निर्माण होते हैं जितने की सिर्फ ये बाहर जो अपने प्लस्तर वाला जो होता है ना ईंट के ऊपर, इसमें एमसेंड ज़्यादा कारगर नहीं होती. उसमें ज़्यादा अपने जो रिवर सैंड होती है, क्योंकि रिवर सैंड में सिलिका होती है और सिलिका की सीमेंट के साथ पकड़ काफ़ी बेटर होती है. इसमें तो पत्थर होता है, तो पत्थर में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, हो सकता है सिलिका की मात्रा उसमें कम हो. तो इसका मीनिंग है जो ग्रेवल जो नेचुरल ग्रेवल होती है, बजरी वाली जो रेत होती है, उसके प्लस्तर वगैरह जो बाहर किया जाता है दीवारों पे, उस पर अच्छी पकड़ होती है, वो आसानी से नहीं गिरता. जबकि डस्ट वाली जो पत्थर वाली होती है, इसको चाहे आप कितनी अच्छी सीमेंट के साथ लगा दो, इसमें क्रैकिंग आ जाती है, दरारें आ जाती हैं तुरंत. तो चिनाई में तो इसको भले ही काम में ले लो आप. कंक्रीट के साथ आप वो जो ब्लॉक वगैरह बनाते हो उसमें भी भले ही इसका यूज करो, लेकिन प्लस्तर में यूज करोगे तो ये क्रैकिंग दिखाना स्टार्ट कर देती है, दरारें. तो इसका मीनिंग निर्माण कार्य में दोनों से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर कौन सी है. रिवर सैंड. अगर रिवर सैंड बेटर नहीं होती तो रिवर सैंड को कोई नहीं ले रहा होता, क्योंकि भाव उससे लगभग डबल है. शायद ये डस्ट वाली जो पत्थर वाली जो आ रही है ये 70 रुपए के आसपास आ रही है और वो 130 रुपए. तो ये शायद इनके प्रति मन पे होते हैं कि भाव किस हिसाब से होते हैं. क्विंटल पे होते हैं. तो प्रति क्विंटल पे इनके भाव जो होते हैं
यानी अलग अलग तरीके हो सकता है, स्केल अलग अलग भी हो सकता है। कई जगह तो गाड़ियों के ठाठे होते हैं ना कि यहाँ तक भरी होगी, इसका पैसा इतना लेंगे, हालांकि उसका एक मानक होता है वो भाव में लगभग। तो एक ये पॉइंट लास्ट में नोट में याद कर लेना कि इसमें सार्वजनिक कार्यों में इसके अनिवार्यता को कितना रखा गया, कंपल्सन को कितना डाला गया। तो सार्वजनिक कार्य या टेंडर में एमसेंड अनिवार्यता, तो कंपल्सन ऑफ एमसेंड इन पब्लिक सेक्टर टेंडर, और आगे डेस करके लिख दो 25%। कंपल्सन ऑफ एमसेंड इन पब्लिक सेक्टर टेंडर या वर्क्स, सार्वजनिक कार्य या टेंडर में एमसेंड अनिवार्यता 25%। 25%। ब्रैकेट में लिख दो न्यूनतम, मिनिमम है ये, कम से कम इतनी यूज करनी पड़ेगी, इससे कम यूज नहीं कर सकते। घर में आप चाहे 100% अपने, इसका मीनिंग है पब्लिक सेक्टर सरकार के कामों में ऐसा होना चाहिए। घर में चाहे आप 100% रिवर्स हैंड यूज करो, घरों में कोई अनिवार्यता नहीं। खर्च करने वाले के ऊपर, आप चाहे खर्चा ज्यादा कर रहे हो, पूरी रिवर्स हैंड यूज कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव आप ये चाहते हो कि मैं तो पूरे अपने मकान ही पूरा एमसेंड में ही बनवाऊंगा, तो आप 100% से एमसेंड से बनवाओ। लेकिन गवर्नमेंट टेंडर 100% एमसेंड में पूरा नहीं करना है, रिवर्स हैंड भी यूज करनी। तो ये अपनी एमसेंड पॉलिसी कंप्लीट। तो एमसेंड भी लगभग इतना मैटर है, इसमें भी 50 वर्ड में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो ऊपर लिखा था ना एमसेंड पॉलिसी 2024, टिल 31 मार्च 2029, ये ऊपर हेडिंग में साथ में लिख देना कब तक है, 31 मार्च 2029 तक। तो जारी हुई वो लिखा है ना आपने जहाँ 9 दिसंबर 2024, तो यहाँ से कब तक, तो इसके लास्ट डेट है टिल 31 मार्च 29 तक। तो इस पॉलिसी का जो ऑपरेशनल टाइम पीरियड रहेगा, यानी कार्य संचालन का जो समय रहेगा, वो 9 दिसंबर 24 से लेकर 31 मार्च 2029 तक का रहेगा इसका। इसके बाद या तो इस पॉलिसी को स्वतः समाप्त समझा जाए, या तब तक गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ जाएगी। या कई बार सरकार नई पॉलिसी नहीं जारी कर पाती तो उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि ये पॉलिसी अगले 1 साल तक और जारी रहेगी। तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकती है, सीमित डेट निकलने के, जो डेट है वो निकलने के बाद, या उसे 1-2 दिन पहले ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। अब इस टॉपिक का एक लास्ट पार्ट बचा आपका, खनिज संस्थान, वही है ना, खनिजों संबंधित संस्थान। और नहीं, वो पॉलिसी कुछ सिर्फ उसमें डेट ही याद रखनी है, मैंने बताया था ना उसमें डिटेल्स नहीं है अपने, डिटेल में ये दो ही पॉलिसी याद रखनी है। तो डी वाला तो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था अपना, मिनरल्स प्रोडक्शन वाला, खनिज उत्पादन। ई वाला जो अभी हमने कंप्लीट किया, पॉलिसीज वाला, नीतियों वाला, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें मिनरल्स इंस्टीट्यूट के बारे में लिखेंगे अपन, खनिज संस्थान के बारे में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल्स इंस्टीट्यूट खनिज संस्थान, जिसमें RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड।
राजस्थान में अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में। तो जहाँ अरावली अधिक है, खनिज मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा वहां पे है। आपने देखा होगा बहुत सारे खनिजों में उदयपुर का नाम रहा है। तो वहीं पे सबसे पहले आर RSMML वहीं पे बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है राजस्थान में। इसके कार्यालय लगभग सब उन जिलों में है जहाँ खनन कार्य होता है। तो ऑफिस तो लगभग सब जगह होते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल के जो निदेशालय वगैरह हैं जो अलग अलग जगह बने हुए होते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा शायद बीकानेर है क्या, प्राइमरी का। तो इस तरीके से अपने एजुकेशन के जो डायरेक्टरेट जो होते हैं या हेड ऑफिस होते हैं वो एक जिले में रखे जाते हैं। बाकी उस पे चलने वाली जो इंस्टीट्यूट या संस्थान है वो लगभग सब जिलों में होती हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली स्कूलें लगभग सब जिलों में हैं। तो सेम वैसे ही खनन कार्य लगभग सब जिलों में होता है। लेकिन उसका जो मेन डिपार्टमेंट है, जो माइंस और मिनरल्स के लीज जारी करता है, वो अपने उदयपुर में है, जिसको हम कहते हैं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम। जो मिनरल्स के लिए और माइंस के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग या नियंत्रण रखता है, उनसे संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस जारी करता है, लीज जारी करता है, वो काम इनका होता है। और ये 1974 में इस्टेब्लिश किया गया, 1974 के अंदर। तो इसमें लिखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम। राजस्थान स्टेट राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल्स, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज। खनिज निगम established in 1974। और नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए हेडक्वार्टर या मुख्यालय। हेडक्वार्टर उदयपुर। इकोनॉमिक्स रहे आप पढ़ते हो उसमें भी आता है ये फैक्ट आपके। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम established in 1974, स्थापना 1974। एंड हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है इसका उदयपुर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसमें राजस्थान में दो यूनिट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो फर्स्ट और उसके बाद में एक सेकंड, ये तो हालांकि अपने को इनका टाइम पीरियड देख के समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है वो तो देबारी में स्थापित है, देबारी उदयपुर 1966 1966। क्योंकि अपने जिंक लेड और सिल्वर का सबसे पहले उत्पादन उदयपुर के निकट से ही हो रहा था, राणा लाखा के समय जावर। लेकिन पहले अपन रिफाइनिंग के लिए अदर स्टेट में सप्लाई करते थे। धीरे धीरे हमने अपनी रिफाइनरी यूनिट बना ली। पहली रिफाइनरी यूनिट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की थी। फिर बाद में राजपुरा दरीबा राजसमंद की ओर से भी एक यूनिट और बनाई हमने, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सेकंड यूनिट है। वो बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ रहता है। तो इसका मीनिंग जब भी जनरली पूछते हैं तो ये इसी के बारे में पूछते हैं, देबारी। राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो आंसर रहता है देबारी। कब स्थापित हुई? 1966। और अगर दूसरी पूछ ली इन्होंने यहाँ कितनी है राजस्थान में, तब दो बतानी। एक राजसमंद में, राजपुरा दरीबा में। तो सेकंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के अंदर सेकंड यूनिट जो है वो राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा
राजसमंद। इसमें ब्रैकेट में आगे लिख देना 2010। ये 2010 में बनी हुई। सांबर झील देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, क्योंकि बाकी से बड़ी जो दो है वो दोनों लेगून है, समुद्र के टच में है, जबकि ये किसी समुद्र के टच में नहीं है, जमीन के ऊपर है, चारों ओर लैंड से कवर है, इस कारण अंतःस्थलीय, लैंड लॉक्ड या इनलैंड। तो लार्जेस्ट इनलैंड जो ब्राइन वाटर लेक्स है उसमें सांबर को माना गया है। बाकी सीक्वेंस में ये भारत में तीसरी बड़ी है। तो इसका मीनिंग इससे बड़ी जो दो हैं वो दोनों समुद्र के टच में है, बे ऑफ बंगाल के टच में है। जैसे चिल्का, इंडियन ज्योग्राफी में समझ में आएंगे आपके धीरे धीरे। और एक पुलिकट, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में आती है, कोस्टल एरिया में आती है, जबकि अपनी कोई तट पे नहीं आती, अपनी वाली जमीन के ऊपर है। तो इसलिए कहा गया अंतःस्थलीय, इनलैंड या लैंड लॉक्ड, लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री सांबर। सर पहले RSMML का नाम कुछ और था। ये राजस्थान पहले माइनिंग सेक्टर और अपने जो रिको है ये दोनों मिलके एक साथ काम करते थे। तो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से था पहले। बाद में जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए हमने यूनिट को अलग कर दिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में। राजस्थान में औद्योगिक जो निवेश है और विकास निगम के रूप में रिको नाम की संस्थान आ गई। अब आज अपने किसी भी सिटी में चले जाओ, उस सिटी के चारों ओर का जो एरिया, ये तो अपना सेटलमेंट बाजार का एरिया और निवास स्थान होते हैं, और शहर से जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाते हो तो जो जगह आती है वो रिको के अंडर में है। रिको गवर्नमेंट की एजेंसी है जो इंडस्ट्रीज के लिए लैंड प्रोवाइड करवाती है। तो उद्योग हमेशा आपके सिटी के चारों ओर ही क्यों होते हैं? कहीं बीच का जो एरिया होता है वो सेटलमेंट या निवास या व्यापार का केंद्र होता है। अब उस व्यापारिक केंद्र में क्या सुविधाएं अधिक होती हैं, तो लोगों ने धीरे धीरे गांव से शहरों में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्विस बेटर है। तो हमने धीरे धीरे सिटी का विस्तार कर लिया, और हम खुद भी आजकल रिको एरिया तक पहुंच गए। जैसे 14 नंबर रोड है, ये पूरा रिको एरिया, वीकेआई एरिया बोलते हैं ना अपन, विश्वकर्मा। तो आगे चोमू तक पहुंच गए हैं आजकल सिटी। तो इसका मीनिंग है कि रिको ने उस टाइम सोचा भी नहीं होगा कि शहर यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो विश्वकर्मा के ऊपर रोड बनी हुई है, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, यूं करके। और जो जयपुर के बाहर से एक दिल्ली वाली पुलिया निकलती है इधर, वहां तक 14 रोड बनी हुई है, तो इसको कहा जाता है 14 नंबर रोड पुलिया। तो वो इसलिए है क्योंकि रोडों की संख्या, एक एक रोड पे 100 उद्योग है, और ये रोड आगे जाके नारगढ़ की पहाड़ियों तक टच होती है, कंटिन्यूस इस तरीके से चलती। तो जयपुर, जयपुर के अंदर हजारों की संख्या में इंडस्ट्री है। भले इंडस्ट्रियल सिटी का टैग अपने कोटा के लगा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ इंडस्ट्री सबसे ज्यादा किस जिले में है? जयपुर में है। बड़े उद्योग भले ही नहीं है, बड़े उद्योग अलवर के अंदर ज्यादा है, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए बड़े मार्केट चाहिए। तो अलवर के पास दो मार्केट हैं, एक तरफ जयपुर है और अलवर के दूसरी तरफ महानगर दिल्ली है। तो दिल्ली जैसा बाजार है दूसरी तरफ। सर आज अचानक प्रेमानंद महाराज जी की याद आने लग गई है। चले जाऊं? या मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से याद आने लग गई है? कहीं टॉपिक फैक्ट वाला है, इसमें समझाने वाली बातें कम है। अपन तो हालांकि फिर भी बहुत धीरे धीरे इसमें टाइम लेके पढ़ा रहे हैं, ताकि पॉइंट्स और फैक्ट आपके समझ में आ जाए। तो मेरे को लेकर अगर विचार आने हैं, तो भी अच्छे विचार हैं आपके। अच्छा, एक जो मिट्टी वाला आया था वो क्या? स्टेटमेंट फर्स्ट है कि लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के हिस्से में पाई जाती है। बताया था।
इधर था रेड लोमी सॉइल, इधर था ब्लैक सॉइल, इस साइड में रेड ब्लैक सॉइल, इस साइड में रेड येलो सॉइल। तो इन्होंने लिखा है रेड येलो सॉइल के बारे में कि लाल पीली मिट्टी, इसका एरिया मैंने बताया था कि बनास एरिया याद रखो, उस बनास से याद रहेगी आपको। तो इन्होंने लिखा है कि लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर बनास आती है, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका मीनिंग मोस्टली जिले ठीक लिखे हुए इन्होंने कि ये सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, सवाई माधोपुर का हिस्सा है। इनमें मुख्यतः लाल पीली मिट्टियां पाई जाती हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट ये है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट है कि लाल पीली मिट्टी में मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मूंगफली इधर बीकानेर में होती है, मुख्यतः बलुई टाइप की मिट्टियों में और काली प्रकार की मिट्टियों में ज्यादा बेटर होती है। और कॉटन या कपास इधर भी बेटर हो सकता है, लेकिन इधर की क्लाइमेट ज्यादा बेटर नहीं होती। तो अपने हनुमानगढ़ में घग्गर की चिकनी मिट्टी में ज्यादा होता है। तो मुख्यतः कॉटन की जो फसलें होती हैं उसके लिए क्ले सॉइल होना जरूरी होता है, बारीक पार्टिकल्स का होना जरूरी होता है। तो बारीक पार्टिकल या तो अपने घग्गर बेसिन में है इधर, या ब्लैक सॉइल में होते हैं। तो काली मिट्टी को हम वैसे भी कॉटन सॉइल ही कहते हैं, यानी कपासी मिट्टी कहते हैं। तो कपास का उत्पादन लाल पीली मिट्टियों में नहीं है ज्यादा, मुख्यतः काली मिट्टियों में होता है। और हम गुजरात इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गुजरात है देश में मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्यों में आता है। जैसे हम मस्टर्ड स्टेट है ना, सरसों के राज्य हैं हम, तो इंडिया में 45% सरसों अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। तो हमें कैमल स्टेट, डेजर्ट स्टेट और मस्टर्ड स्टेट, मरुस्थलीय राज्य, ऊंटों का राज्य और सरसों का राज्य कहा जाता है। गुजरात को कहा जाता है मूंगफली या ग्राउंड नट स्टेट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अधिक उत्पादित होता है, इस कारण उसको सोया स्टेट कहते हैं। सोया का मीनिंग है वो स्लीपिंग वाला नहीं है कि सोया हुआ है, अच्छा। तो ये सोयाबीन वाला है, तो सोयाबीन स्टेट या सोया स्टेट। तो इसमें कथन एक सही है, लेकिन दो अच्छा राइट टिक भी लगा के दिया है क्या आपने? नंबर 3 वाला है, अच्छा, क्वेश्चन किसी और ने पूछा है तो आपने भी ठीक लगाया। तो अभी जो जिंक स्मेल्टर प्लांट आपने जो दो लिखे हैं, इसमें सिंपल अगर एक ही पूछें या ये ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को आंसर ये देबारी देना है, फर्स्ट वाला देना है। या राशन में कितने हैं ये काउंटिंग पूछे तो दो जहां लिखा हुआ है उस काउंटिंग को राइट टिक करना है अपने। अब एक इससे मिलता जुलता नाम है जिंक स्मेल्टर प्लांट, जो गवर्नमेंट ने बना के और निजी क्षेत्र को समर्पित कर दिया। वो उदयपुर के सामने एक डिस्ट्रिक्ट आता है चित्तौड़, चित्तौड़ में जगह आती है चंदेरिया। तो चंदेरिया में जिंक स्मेल्टर प्लांट के नाम से अब कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो उसको संचालित कर रही है उसको। तो वो जस्ट नीचे नोट में अलग से लिख दीजिए एक, जिंक स्मेल्टर प्लांट। जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थिति चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चंदेरिया चित्तौड़गढ़। established in 2005, स्थापना 2005। ये 1966 हिंदुस्तान वाला था, ये सेकंड 2010 में था। उससे पहले ये बन गया था जिंक स्मेल्टर प्लांट लोकेटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और स्टेब्लिश 2005। इसमें नीचे लिखना सहयोग ब्रिटेन, यानी इसमें कॉपरेशन किसके द्वारा किया गया है?
ब्रिटेन के द्वारा। कॉपरेशन दो तरीके के होते हैं, या तो फिनेंशियल या टेक्निकल। ये हालांकि लिखा नहीं जाता कि वित्तीय सहयोग किया या फिर तकनीकी सहयोग किया। या तो इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स वगैरह उसमें लगते हैं वो अपने को प्रोवाइड करवाए हो, हमने उसका पेमेंट किया हो, या हो सकता है हमें लोन प्रोवाइड करवाए, उसके आधार पे हमने उसको एस्टेब्लिश किया। तो ये जिंक स्मेल्टर प्लांट है, जिसमें लास्ट में सहयोग लिख देना ब्रिटेन, ब्रिटेन का सहयोग रहा है इसमें। तो ये जिंक वाली 3 यूनिट हैं, 2 हिंदुस्तान वाली हैं, एक जिंक स्मेल्टर प्लांट। फिर नेक्स्ट, जैसे अरावली के सदन वाले पार्ट में यहाँ लगभग जो है अपन जिंक वाले पढ़ रहे थे, इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ झुंझुनू की तरफ, क्योंकि अरावली का उत्तरी भाग झुंझुनू में आता है खेतड़ी की तरफ, तो वहां पे तांबा अधिक है। तो सदन में अपन पढ़ रहे थे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पढ़ेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नेक्स्ट लिखे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पॉइंट नंबर 3। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सिचुएटेड इन खेतड़ी। खेतड़ी खेतड़ी बीच में नीम का थाना लिख रहे थे, लेकिन वापस झुंझुनू। स्थापना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी कब लगा था? 1966। उसके नेक्स्ट ईयर ये लगा है 1967, 1967। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर देबारी 1966 और ये 1967। बाद में 2005 जिंक स्मेल्टर और 2002 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरिबा राजसमंद। अब ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इनके 3 प्रोजेक्ट चलते हैं। एक तो यहीं चलता है खेतड़ी में, एक चलता है चांदमारी, चांदमारी मैंने माइनिंग एरिया बताया था झुंझुनू के अंदर। एक चलता है खोदरीबा अलवर, वो भी मैंने तांबे में माइनिंग एरिया, ये स्थान सारे लिखवाए हुए हैं, खेतड़ी, चांदमारी और खोदरीबा। तो इसी में जस्ट नीचे नोट में लिखेगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तांबर परियोजना। कॉपर प्रोजेक्ट्स ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तांबर परियोजना। यानी तांबे से रिलेवेंट जो मेन प्रोजेक्ट है वो इनके कौन से हैं, तो इनके कॉपर प्रोजेक्ट हैं वो बताने हैं, तांबर परियोजना है। तो इसमें एक तो लिख दीजिए खेतड़ी तांबर परियोजना, यानी खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट। जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना झुंझुनू। नेक्स्ट इनका जो एक प्रोजेक्ट चलता है चांदमारी, चांदमारी तांबर परियोजना, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट, ये भी झुंझुनू में। एक प्रोजेक्ट चलता है इसमें खोदरीबा। अगर आपने माइंस पूरी पढ़ रखे हैं तो ये वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों शब्द वहां आ चुके हैं, खोदरीबा तांबर परियोजना। खोदरीबा, खोदरीबा के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना अलवर।
खेतड़ी में है चांदमारी, चांदमारी सॉरी खेतड़ी ये निकट ही है झुंझुनू में, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट। तो ये जो स्टार्टिंग में जो दो लिखे हुए हैं वो झुंझुनू की हैं, खेतड़ी और चांदमारी। आगे टाइटल सब में सेम ही लिखा हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ है वही है कॉपर प्रोजेक्ट। तो खेतड़ी में है तो खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट, चांदमारी में है तो चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट, खोदरीबा में है तो खोदरीबा कॉपर प्रोजेक्ट। तो ये वो है जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये ऑपरेट करता है इनको। तो बाकी इसका मीनिंग कुछ माइनिंग लीज हैं जो अलग कंपनीज को भी हमने दे रखे हैं। तो इनके जो मेन स्टेट के अंदर जो मेन हेडक्वार्टर है वो अपने राजस्थान में कुछ पॉइंट्स पे इनके बना रखे हैं। ऐसे मेन यूनिट्स तो इनके ज़्यादातर के हेडक्वार्टर अपने दिल्ली के अंदर ही हैं, लेकिन राजस्थान में इनके जो मेन हेडक्वार्टर या पॉइंट कौन से हैं वो पूछे जाते हैं कि राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो आंसर देबारी, देबारी ऑप्शन नहीं है तो राजपुरा दरीबा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान में खेतड़ी, उसके कितने प्रोजेक्ट हैं, तो 3 परियोजना है उसकी, खेतड़ी, चांदमारी, एक खोदरीबा अलवर के अंदर। फिर इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट, पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी ब्रैकेट में लिख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्योंकि इसमें मेन अधिकारी इसी का ही होता है। 74% पार्टनरशिप इनकी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की भी है लेकिन मेन अधिकारी इनका है। तो राजस्थान में जो कंपनी रिफाइनरी स्थापित करी है उसका नाम क्या है, HPCL। जैसे बाकियों में भी तो अपने एच ही तो लगाया था ना भाई। जो जिंक निकाल रहा है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो तांबा निकाल रहा है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और जो पेट्रोलियम निकालेगा वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL के नाम से। ब्रैकेट में जो लिखा जस्ट या तो आगे ही लिख दो या नीचे लिख दो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कॉरपोरेशन लिख दो, चाहे इसकी जगह निगम लिख दो, निगम लिमिटेड या कॉरपोरेशन लिमिटेड। शॉर्ट में ज़्यादातर ये HPCL ही लिखते हैं, तो सी का मीनिंग यही लिख देना, कॉरपोरेशन लिमिटेड। निगम लिख दो फिर मीनिंग नहीं निकल पाएगा। राजस्थान में स्थिति, खारेपानी झील करवाई थी आपको एक, पचपदरा वही साइट है इसमें, पचपदरा खारेपानी झील निकट ही आती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा इसमें, बालोतरा। तो सिचुएटेड इन राजस्थान पचपदरा। बनी नहीं है, 2011 से काम चल ही रहा है कंटिन्यूस। तो राजस्थान में स्थिति, तो लोकेटेड इन राजस्थान पचपदरा, ब्रैकेट में लिख देना बालोतरा।
तो जो फाउंडेशन डेट है इसकी, या कॉर्नर स्टोन की जो डेट है वो 2011 की। जिस समय राजस्थान में अशोक गहलोत जी थे, सेंटर में भी कांग्रेस थी, सोनिया गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी उस समय। तो इसमें फाउंडेशन डेट तो प्रॉपर तिथि तो ध्यान नहीं, इसमें 2011 याद रखिएगा। जब शुरुआत होगी, स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट की डेट अलग रहेगी, वो इसके आगे जैसे ही स्टार्ट हो जाए वो आगे ब्रैकेट में आ जाएगी अपने, 26 में हो जाएगी, 28 में हो जाएगी, जो भी डेट होगी इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट बजट, लगभग 72,900 के आसपास, ये अप्रोक्सीमेट है, 72,900 करोड़ रुपए। जो मैं आपको पहले भी इस बजट के बारे में अपनी बातें हो चुकी हैं कि कोई टाइम ऐसा था कि 32,500 करोड़ रुपए का बजट था इसके लिए। फिर वसुंधरा राजे जी ने आके इसको 37,500 करोड़ के आसपास पहुंचाया। फिर वापस अशोक गहलोत जी ने आके इसको 43,129 करोड़, जो पुरानी बुक्स में अभी तक अपने ज्यादातर वो ये है, नहीं पिछले कई साल से यही चल रहा था। अब इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, एक इमारत और बनाई जाएगी जिसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा। उसके अंदर ये जो राशि है, ये जो बढ़ी है, उसका मुख्य कारण पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का बनना है। तो उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए और बढ़ गए, 32, जो लगभग 43,000 करोड़ थी वो लगभग 73,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है बजट। तो बजट इसमें यह है। सहयोग HPCL 74%, एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्य सरकार ये चाहे राजस्थान गवर्नमेंट लिख दो, राजस्थान सरकार। तो राज्य में नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं इसमें। तो राज्य सरकार का इसमें रिमेनिंग 74 के बाद में कितना बचता है? तो 26%, परसेंट नहीं लगाएं तो भी ठीक है, अनुपात में लिखा तो 74 और बाकी बचा हुआ 26% इधर। और इसमें 26 वाले दो डेटा आते हैं। अभी भारत के अंदर जो रिफाइनरी ऑपरेशनल जो रिफाइनरीज हैं, यानी जो चल रही हैं, संचालित है, तो ऑपरेशनल रिफाइनरीज 23 हैं अभी। 3 निर्माणाधीन चल रही हैं, एक महाराष्ट्र की ओर चल रही है, एक शायद तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के आसपास निर्माण कार्य है, और जो 3 जो निर्माणाधीन है, कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड में है, उसमें तीसरी अपने वाली है। इसका मीनिंग अपने से पहले 2 उद्घाटन इधर हो गए थे, एक तो वेस्टर्न तट पे और एक ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर, और उसमें तीसरी अपनी थी। तो 23 चल रही है, 24, 25 और 26, ये देश की 26वीं रिफाइनरी है। भले ही अपने लिए राजस्थान में पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी है, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग ये 26 पेट्रोलियम रिफाइनरी, और जिसमें हमारा योगदान भी कितना है, 26। तो 26 इसमें दो चीजें हैं, एक तो इंडिया में बनने वाली 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी है, और इसमें हमारा योगदान भी कितना है, हम 26% बजट देंगे इसमें, बाकी 74% इसमें HPCL। अब राजस्थान सरकार पहले आ जाए तो 26 पहले आ जाएगा, और HPCL 74 बाद में। तो इसका मीनिंग इसको ये नहीं कि 74 पहले ही आएगा, क्यों नोट्सों में पहले लिखा हुआ है। अब राजस्थान किधर है वो देखना है, राजस्थान पहले आ गया तो 26 पहले हो जाएगा फिर। क्योंकि कई बार एग्जाम में जब ऑप्शन देते हैं तो ये ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं ऐसे ही। एक में राज्य सरकार इधर ले आएंगे, परसेंटेज यही रखेंगे 74, एक में HPCL उधर ले जाएंगे, परसेंटेज 26 रखेंगे। तो जहाँ ये है वो ठीक है, बाकी दूसरा तो पता ही है, बचा हुआ फिर राज्य का ही होगा। तो एक डेटा को ठीक से रट लो, या वो 26 वाला पॉइंट ठीक से पकड़ लीजिए आप, वो आगे रिपीट करेंगे अभी अपन, कि देश की, राज्य की पहली और देश की 26वीं रिफाइनरी। 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ये इसकी क्षमता रखी गई है। 9 मिलियन मेट्रिक टन, मेट्रिक टन या मेट्रिक टन्स पर एनम। प्रतिवर्ष इसमें
इतना पेट्रोलियम है वो रिफाइंड किया जा सकता है। तो ये एक दिन की एक क्षमता नहीं है, पूरे साल की है इसमें। तो कई जगह डेटा सिर्फ ये वाला गायब रहता है, इसमें इतना ही लिखा हुआ रहता है 9 मिलियन मेट्रिक टन। तो एग्जामिनर आगे वाले शब्दों में ही गड़बड़ करेगा, डेटा चारों में यही लिखेगा 9, आगे लिखेगा 9 मिलियन मेट्रिक टन पर डे, पर मंथ, हाफ ईयरली या पर एनम। तो ये पर एनम या प्रति वर्ष की क्षमता है इसकी, 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष, या टन के बाद में ऑब्लिक करके और इस तरीके से लिख दो, पर ईयर, प्रति वर्ष। तो ये तो इसमें फैक्ट है रिफाइनरी में। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे में अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें दी हुई हैं, कुछ विशेषताएं इसके बारे में लिखी हुई हैं। वो विशेषताएं 2-3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, वो इसमें लिखेगा। तो इसमें लिखे विशेषताएं, पेट्रोलियम रिफाइनरी की विशेषताएं, या डायरेक्ट विशेषता ही लिख दो। पेट्रोलियम रिफाइनरी हेडिंग चल ही रहा है ऊपर। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी की विशेषताएं। तो अपने लिए विशेष इसलिए है क्योंकि राजस्थान की फर्स्ट, प्रथम, राजस्थान की प्रथम एवं देश की 26, देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये इसमें लिख दीजिएगा, राजस्थान की प्रथम एवं देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी। It's the first petroleum refinery of state and 26th petroleum refinery of country. It's the first petroleum refinery of state and 26th petroleum refinery of country. ये राज्य की, या यह लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो राजस्थान की प्रथम एवं देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो देश में 26वीं बन रही है, और इसमें हमने योगदान राजस्थान ने कितना परसेंट किया है, 26% बजट में जो ऊपर लिखा हुआ था। तो ये 26 दूसरी बार रिपीट हुआ है इसमें। तो ये पॉइंट तो अपने को याद ही रहता है कि राजस्थान में क्यों, राजस्थान में इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी नहीं आता अपने पास। नंबर सेकंड, इस रिफाइनरी का बीएस मानक जैसे अपने पहले की जो गाड़ियां हुआ करती थी, वो नई गाड़ी भी जो निकालते हैं अपन, उस नई गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाते और वो भी धुआं फेंकती थी। कारण ये था कि ना तो उसका इंजन बढ़िया था और ना उसका ईंधन बढ़िया था, ना तो उसका इंजन और ना उसका फ्यूल। इसका मीनिंग दोनों ही बैटरी रिफाइंड नहीं होते थे और नई गाड़ियों से भी धुआं निकलता था। अब इंजन के अंदर भी इतने फिल्टर लगा दिए हैं और ईंधन में भी बहुत ज्यादा उसके अंदर इस प्रकार के जो एलिमेंट या तत्व हैं वो निकाल लिए गए हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, जो आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो अगर उनको निकाल लिया जाएगा तो ईंधन भी बढ़िया होगा, और इंजन में अगर फिल्टर ज्यादा यूज होंगे तो कार्बन मुक्त कम होगा, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट में कम जाएगी। तो हम उसके जैसे जैसे ये अपग्रेड होते हैं, जैसे अपने कम्युनिकेशन या संचार व्यवस्था जैसे जैसे बेटर होती है, तो उसको हम मापते हैं जी प्रणाली में, जनरेशन में मापते हैं उसको, G1, G2, G3। जैसे मोबाइल में भी जनरेशन 5 चल रहा है ना, तो अपने जनरेशन 5 है संचार व्यवस्था वाला, कम्युनिकेशन वाला। वैसे ही अपने गाड़ियों के अंदर जो इंजन और ईंधन होता है उसको हम भारत स्टेज BS में मापते हैं जैसे जैसे अपग्रेड होता है। तो इससे पहले BS6 वाली रिफाइनरी माना गया है। तो इससे पहले BS कौन सा था, BS4 था, भारत स्टेज 4। इससे ज्यादा अपग्रेड और बेटर जो सीरीज आएगी वो 6 है। 6 से भी आगे कोई बेटर अगर 7 रखेंगे तो रखेंगे, या हो सकता है कोई जंप करवा के नंबर 8, क्योंकि इसमें एक स्केल बनाए जाते हैं कि उस स्केल या मानक तक अगर आप जो पोल्यूटेंट या प्रदूषक है उनको कम कर देते हो, तो हो सकता है कि कोई आपकी जो BS5 वाली स्केल है उससे भी बेटर आपने रिफाइंड कर दिया तो वो BS6 में चला गया फिर। तो जरूरी नहीं BS5 आएगा ही आएगा।
अगर इसमें जो अपनी जनरेशन 5 है, इसमें जो हमारी स्पीड चल रही है वो जनरेशन 5 के अकॉर्डिंग ही है। अगर हम अपनी जो इंटरनेट सर्विस है उसको इतना फाइबर केबल के माध्यम से इतना तेज बढ़ा लें कि हम G6 को जंप करके सीधे G7 या G8 में चले जाएं, जैसे अभी इंडिया के कुछ सिटी में लाने की बात हो रही है ना, कि G7 या G8 तक, जैसे बेंगलुरु वगैरह या कुछ सिटी में बातें चल रही हैं कि हम स्पीड को इतनी हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे नेटवर्क को कि वो G7 और G8 के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग वो जनरेशन 8 जैसा काम करेगा फिर। तो यहाँ जी इस वाली के अंदर नहीं मापन होता है, इसका इसका मापन होता है BS के अंदर। तो इसमें लिखे इस रिफाइनरी का BS मानक, BS स्टैंडर्ड कितना रखा गया है? BS 6, BS मानक 6। इनको हालांकि इस तरीके से लिखा रहता है BS 6। BS स्टैंडर्ड ऑफ दिस रिफाइनरी इज 6। इस रिफाइनरी का BS मानक 6 है। BS स्टैंडर्ड ऑफ दिस रिफाइनरी इज 6। और एक जो बजट बढ़ा है किसके कारण वो लिख दो। इस रिफाइनरी के निकट पेट्रोकेमिकल इस रिफाइनरी के निकट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। ये बनेगा इसके निकट। निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया वैसे इसका। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स will be established along petroleum refinery. Petrochemical complex will be established along petroleum refinery या along this petroleum refinery। पेट्रोलियम रिफाइनरी के निकट या इस पेट्रोलियम रिफाइनरी के निकट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो अब राजस्थान में एक पेट्रोकेमिकल जोन भी बनाया जा रहा है, वो जोन यही है। जहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ पेट्रोकेमिकल रिलेवेंट इंडस्ट्रीज आएंगे। तो उस पूरे एरिया को क्या नाम दे दिया गया? पेट्रोकेमिकल जोन। तो राजस्थान में पेट्रोकेमिकल जोन कहाँ स्थापित है? पचपदरा बाड़मेर। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित है? पचपदरा। पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित है? तो ये पेट्रो शब्द या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है तो पहला आंसर आप देखना पचपदरा बाड़मेर ही होना चाहिए। इसके अलावा अभी तक तो फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन राजस्थान के पास नहीं है। बाद में तो अपने जामनगर वाली आती है, रिलायंस वाली रिफाइनरी, या फिर गुजरात में एक सलाया पे आती है, सलाया के अंदर भी एक रिफाइनरी बनी हुई है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है मिनरल्स वाला। कल वेजिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये काफी लंबा टॉपिक था खनिज वाला।